नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। स्वागत है हमारी खास पेशकश में, यानी कि बड़ी खबर में, जिसमें हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। और सब में पहली खबर आदमपुर उपचुनाव को लेकर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे 134A को लेकर है, और सरकार जहां प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के हर संभव कोशिशें कर रही है, जबकि दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी खबर झज्जर से आपको बताएंगे, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित रहड़िया कॉलोनी में लोगों के गंदे पानी सप्लाई की वजह से परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और चौथी बड़ी खबर आपको घरौड़ा की बताएंगे, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और विस्तार पूर्वक हर एक खबर के बारे में आपको बताएंगे, और कौन सी खबर इस वक्त ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मोर्चाबंदी तेज हो गई है। कैसे होगा 134A का पालन, एक बड़ा सवाल। झज्जर में पानी से लोग परेशान और सीएम फ्लाइंग का छापा, क्योंकि त्योहारों का सीजन और सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर से उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार भव बिश्नोई का नामांकन भरवाया है, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और भव बिश्नोई के पिता यानी कि कुलदीप बिश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने यह कहा है कि आदमपुर उपचुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और आदमपुर की जनता इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी और भव बिश्नोई को विजय बनाने वाली है। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई भी मनमुटाव नहीं है, और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने यह कहा कि गठबंधन का यह चुनाव है और गठबंधन ही यह चुनाव लड़ रहा है, और जीत भी गठबंधन की ही होगी। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि उपचुनाव में जेजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से चुनाव लड़वा दे। और दिल्ली से कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया, और कांग्रेस ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि जो आदमपुर की जंग है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। भव बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा भर दिया है। ओपी धनखड़ सहित कई बड़े नेता वहां पर शामिल रहे। साथियों से मिले भी हैं, और आगामी चाहे वो कॉरपोरेशन के हो चाहे वो जिला परिषद के हो, संगठन को और मजबूत किया जाए और कैसे हर वार्ड के अंदर जाकर संगठन की ताकत बढ़ाई जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में रही, आज साथियों ने मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत ही नहीं किया और ताकत देने का काम किया है। गया है आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं, और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो विजन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव था, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेशी उम्मीदवार बता
अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया, और कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। तो मुकाबला उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं है। हल्के में जाएंगे और वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम। दरअसल आदमपुर उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान होना है और उसी को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए विकास के दावे लगातार कर रही। प्रत्येक के दल का यह कहना है कि अगर उनका उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव में जीत गया तो आदमपुर में विकास की गंगा बहा दी जाएगी, लेकिन आदमपुर में बह रही गंगा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आदमपुर के नागरिक अस्पताल से सामने आई हैं और सड़क का नजारा देखिए किस तरह से हालत बद से बदतर हो रही है। आदमपुर में उपचुनाव 3 नवंबर को होगा, उसको लेकर के सभी दल यहां पर विकास का बड़ा बड़ा दावा करेंगे। विकास कितना आदमपुर के लिए जरूरी है और अब तक कितना विकास हुआ है, ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम नागरिक अस्पताल आदमपुर के सामने खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ सीवरेज व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों की हालात है। यहाँ से खुद उपायुक्त इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। और साथ में मैं बता दूं कि ये आदमपुर की मेन सड़क है जो नागरिक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से गुजरती है। इसके साथ मैं एक बार कहूंगा कि ये सीवरेज दिखाया जाए, किस प्रकार से ये लीकेज सीवरेज यहाँ बुदबुदार पानी सड़क पर बिखेर रहा है और आने जाने वालों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। यहाँ से चाहे बीजेपी की बात की जाए, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई विकास की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह और उनके नेता विकास की बात करेंगे, कांग्रेस के नेता और उनके उम्मीदवार यहाँ से विकास की बात करेंगे, इनेलो पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से विकास की बात करेंगे। लेकिन विकास कब होगा, क्योंकि जब से हरियाणा बना है तब से विकास की बातें ही होती हैं। हर बार चुनाव आता है, इस बार उपचुनाव भी आया है, तो उसके बाद क्या आदमपुर की जनता को यहाँ पर कभी विकास होगा या सिर्फ विकास के दावे और विकास का नाम ही सुनने को दिखाई देगा। अब आप बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे हैं आदमपुर के क्या हालात हैं। आदमपुर को लेकर के 3 नवंबर को चुनाव होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। विधायक यहाँ से चाहे कोई भी बने, लेकिन आदमपुर की जनता विकास चाहती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। इसी खबर को लेकर अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात की जाए नामांकन को लेकर तो भव्य बिश्नोई का नामांकन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कितनी दिलचस्प ये आदमपुर की जंग जो है वो होती जा रही है? देखिए शहनवाज, अगर मैं आदमपुर की बात करूं तो धीरे धीरे आदमपुर का जो रन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यहाँ से टिकट डिक्लेयर की थी, सतेंद्र सिंह को दी, उसके बाद बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा और अब कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतार दिया है। जयप्रकाश जेपी 2009 में भी आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ ही वोटों का अंतराल रहा था हार जीत का, 6 से 7 हजार के करीब का जो अंतराल रहा था। इस बार शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उनको उतारा है कि ये मुकाबला खड़ा हो जाए। इनेलो पार्टी की बात की जाए तो उनके उम्मीदवार होने की घोषणा होने की अभी बाकी है कि कब तक उनकी घोषणा होती है, क्योंकि 14 तारीख जो है उनकी लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं आदमपुर की, क्योंकि आदमपुर में लगातार राजनीतिक जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा। आज आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है कि इस दल को छोड़ करके उस दल में जा रहा है, उस दल को छोड़ के इस दल में जा रहा है। सबसे बड़ी बात शहनवाज ये है कि आदमपुर के ऊपर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है और ये उपचुनाव इसलिए भी यहाँ का महत्वपूर्ण माना जाता है कि यहाँ पर जो है भजनलाल का गढ़ है पिछले कई सालों। हाँ बिल्कुल अनूप, यहाँ पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा बन रही है। जब मीडिया कर्मियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुलदीप बिश्नोई से पूछा तो उन्होंने कहा कि जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी और बिश्नोई परिवार अब साथ आ चुका है, लाख प्लस वोट से जीतते हुए नजर आएंगे।
क्या आदमपुर की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देती हुई नजर आएगी, या अनेक मुद्दे जो हैं, या जो गठबंधन है, अलायंस है, विश्नोई परिवार है, उन मुद्दों के साथ ही आदमपुर की जनता जाती हुई नजर आ रही है? अनूप, देखिए शहनवाज, हर बार जनता तो विकास के मुद्दों को लेकर ही मतदान करती है, लेकिन विकास नहीं हो पाता। हर खबर ने ग्राउंड जीरो पे देखा भी कि आदमपुर का कितना विकास हुआ है। जो बिल्कुल नागरिक अस्पताल के सामने की तस्वीरें हो या पूरे उकलाना आदमपुर मंडी की बात कर ली जाए या पूरे आदमपुर क्षेत्र की बात कर ली जाए, तो तमाम क्षेत्र में सड़कों का बेहाल है, गलियां इसी तरह से हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर ये जो मुकाबला है दिलचस्प होगा तो ये भजनलाल परिवार के कारण होगा, क्योंकि यहाँ से 52 साल से परिवार का गढ़ बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ इस बार जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बीजेपी का यहाँ पर कितना गढ़ है, क्योंकि यहाँ से 30 से 32 हजार के करीब सोनाली फोगाट ने वोट लिए थे। अब देखने वाली बात यह कि कांग्रेस का गढ़ था या भजनलाल परिवार की ये पुश्तैनी सीट है, इस चीज का फैसला भी इस बार जनता करेगी। अगर कांग्रेस के साथ जाएगी तो देखते हैं, क्योंकि जयप्रकाश जेपी को यहाँ से उतारा गया है, और अगर ये भजनलाल परिवार की सीट मानी जाती है तो इस पर भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, उनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। बिल्कुल अनूप, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है, आपको क्या लग रहा है धरातल के ऊपर, क्या कांग्रेस पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, या आम आदमी पार्टी का वर्चस्व इतना आदमपुर के अंदर बढ़ता दिखाई दे रहा है, हरियाणा में बढ़ता दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी अब सेकेंड पार्टी जो है हरियाणा के अंदर या आदमपुर के अंदर बनती नजर आए? देखिए शहनवाज, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मुकाबला यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही खड़ा होने वाला है। आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि उनका मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा। उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है। सतेंद्र सिंह जो है वो स्थानीय है, और कहीं न कहीं वो विदेशी बनाम स्थानीय का नारा लेकर भी चल रहे हैं। हालांकि अभी धरातल की बात की जाए तो एक टिकट अभी डिक्लेयर भी होनी है इनेलो पार्टी की, और उसके बाद जो सिनेरियो बनेंगे उन पर जरूर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन पिछली बार के अगर हम ध्यान वोटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ मुकाबले में रही है। दोनों नेशनल पार्टी हैं, उनके उम्मीदवार यहाँ पर लगातार एक दूसरे के कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आए हैं। इस बार नए तौर पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर किस्मत आजमा रही है। तो देखने वाली बात यह कि आदमपुर की जनता जो है वो किस ओर अपना रुख करती है। हाल फिलहाल तो सिर्फ यही है कि एक उम्मीदवार की घोषणा इनेलो की बाकी है। 3 उम्मीदवार जो मुख्य रूप से वो मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी से भव्य बिश्नोई है, आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह है, और कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बना दिया गया है। बिल्कुल अनूप, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन जेजेपी पार्टी है उसमें मनमुटाव की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन नामांकन के दौरान जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे। जो गठबंधन है क्या वो दुरुस्त है या फिर खींचातानी गठबंधन में दिखाई दे रही है? देखिए शहनवाज, जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई का जो मुख्य कार्यालय जो आदमपुर में खोला गया, उसके ऊपर जो फोटो लगाए गए उसमें किसी भी जेजेपी के नेता की फोटो नहीं थी, जिसकी वजह से जो जेजेपी के प्रधान महासचिव है दिग्विजय सिंह, उन द्वारा आपत्ति दिखाई गई। इसके बाद बैठकों का दौर चला। नामांकन आज भरा गया। नामांकन के दौरान जरूर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह पहुंचे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो जो फ्लैक्स लगे हुए थे वो बदले जाएंगे, क्या जेजेपी के नेताओं को फ्लैक्स पे स्थान दिया जाएगा, या फिर एक अनमने मन से भी बीजेपी का समर्थन करने, जिस प्रकार गठबंधन है हरियाणा में, जेजेपी अनमने मन से कहीं न कहीं बीजेपी के साथ लग करके वोट का प्रचार करेगी या भव्य बिश्नोई के प्रचार में उतरेगी, या फिर जिस प्रकार से वो फ्लैक्स बदले जाएंगे और एक नेताओं को जो मान सम्मान दिया जाना चाहिए था वो बीजेपी द्वारा और कुलदीप बिश्नोई द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, और 3 नवंबर को आदमपुर का उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर अगर बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर और जो चुनाव आयोग है उसको लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ हिदायतें जो है वो दी गई हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। 180 बूथ पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगवाया जा रहा है, नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और अब नामांकन की प्रक्रिया जो है 14 अक्टूबर तक है। उसके बाद चुनाव प्रचार चलेगा। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन की तमाम पुख्ता प्रबंध आदमपुर के उपचुनाव को देखते हुए कर लिए गए हैं। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए इनेलो पार्टी को लेकर अनूप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इनेलो पार्टी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव हो और निकाय चुनाव हो, उसको लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन एक रियलिटी टेस्ट अगर कहा जाए तो ये आदमपुर का उपचुनाव है, क्योंकि 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव भी होना है। इनेलो पार्टी कहां दिखाई दे रही है धरातल पर अनूप?
देखिए, इनेलो पार्टी की बात की जाए तो अभी तक एक मीटिंग इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला द्वारा यहाँ पर की गई है। उन्होंने अपनी जो राज्य कार्यकारिणी है और जिला कार्यकारिणी है उनके साथ बैठक की थी। अभी तक उनकी तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। देखने वाली बात यह है कि कौन से उम्मीदवार को यहाँ पर वो उतारती है, क्योंकि आदमपुर का जो रन है वो माना तो यही जा रहा है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रहेगा, लेकिन इनेलो पार्टी की कितनी अहम भूमिका रहेगी, उनके तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार कौन आएगा और उस उम्मीदवार का कितना बड़ा चेहरा है, वो स्थानीय है या बाहरी उम्मीदवार है, ये तमाम चीजें इस चुनाव में देखने की रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए भव्य बिश्नोई ने दरअसल अपना नामांकन जो है वो भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भव्य बिश्नोई अब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि आदमपुर चुनाव इस बार किसकी झोली में जाता नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और सरकार जहां प्रदेश में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी दिखाई दे रही है। अब ताजा मामला गुरुग्राम के पटौती के डीपीएस स्कूल से निकलकर सामने आया है, जहां पर 134A नियम के तहत दाखिले को लेकर पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल से ही निकाल दिया गया। और आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की ओर से 134A नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला देने का प्रावधान है और इस नियम को लेकर निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच में भारी खींचतान देखने को मिलती है। डीपीएस स्कूल ने 8वीं की छात्रा अंशिका को स्कूल से निकाल दिया, तो वहीं पर बीओ ऑफिस के सामने जाकर अपनी क्लास भी लगाई, वहीं बैठकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर दी। और छात्रा का यह कहना है कि जब तक अलग स्कूल उसको एडमिशन नहीं देता है तब तक बीओ ऑफिस के सामने ही पढ़ाई करती रहेगी। छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को जुलाई महीने से ही स्कूल से निकाल दिया गया है और बच्चों को बार बार फीस के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर कई बार एसडीएम को लिखित रूप में शिकायत दी जा चुकी है और बावजूद इसके समस्या का समाधान होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब हमारे संवाददाता ने शिक्षा अधिकारी से बात की तो शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल पर अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और निजी शिकायत हमने शिक्षा विभाग को दे दी है। जैसे ही कोई आदेश आता है वैसे ही हम स्कूल पर कार्रवाई जरूर करेंगे। और इसके अलावा जब पटौती के विधायक सत्यप्रकाश जरावता से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बच्ची का एडमिशन वो जल्द कराएंगे। और छात्रा के पिता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसके लिए पटौती प्रशासन और स्कूल प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मैं पिछले 3 साल से पढ़ रही हूँ और अभी मैम मेरे को जुलाई से फीस के लिए टॉर्चर कर रही है और मैं यहाँ पे बीओ साहब के पास भी बहुत दिन से आ रही हूँ, बहुत महीने चक्कर काट रही हूँ। वो मेरे को स्कूल में दाखिला नहीं करवा रहे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मैं जी अपने बच्चों को लेके बैठा हूँ, इसको स्कूल से बाहर निकाला हुआ है जुलाई से और अभी ये स्कूल में दाखिला नहीं दे रहा, इसलिए बीओ साहब के यहाँ बैठा हूँ और बार बार यहाँ भी मैं पत्राचार कर चुका हूँ। मैंने पटौती प्रशासन को, एसडीएम साहब को लिखित तौर पे और पुलिस प्रशासन को सबको दे रखा, पर मेरा कहीं से कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बच्ची को अपने यहाँ लेके बैठा हूँ कि यहाँ मेरी बेटी को स्कूल में बैठाने की व्यवस्था की जाए। इसका बच्चे का दाखिला 134A में डीपीएस स्कूल में हुआ है और वहाँ कहीं स्कूल को कोई गलतफहमी हुई है तो इस बच्चे को स्कूल से बाहर किया है और इस संदर्भ में उनसे काफ़ी पत्राचार भी हमारा हुआ है, परंतु ये समाधान अभी इसका हुआ नहीं है। उसके लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा गया है और इसका शीघ्र समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे की शिक्षा सही तरीके से चले। वहीं पर इस खबर को लेकर गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि अगर निजी स्कूल इस तरह से मनमानी करते हुए नजर आएंगे तो कैसे हरियाणा जो शिक्षा का स्तर सुधारने को दावे कर रहा है वो सुधरता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, जब मैं वहां पहुंचा था और जब इस पूरे प्रकरण को अपने कैमरे में कैद कर रहा था उस दौरान प्रशासन के अधिकारी भी अपनी कहीं न कहीं जरूर दिखा रहे थे, मजबूरियां दिखा रहे थे और वो भी असहज नजर आ रहे थे। उन्होंने बार बार, जो बीईओ है, उन्होंने कैमरे पर नहीं बल्कि कैमरे से बैक टू कैमरा उन्होंने एक बात जरूर कही कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात से अवगत करा चुके हैं, चाहे वो डीएम हो या फिर जो डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, या ब्लॉक या बीईओ है जो ब्लॉक एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर है, उनको भी ये बात कही जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो स्कूल है वो डीपीएस स्कूल का पूरा जुड़ा हुआ मामला है। हेली मंडी में डीपीएस स्कूल है
और जो जानकारी है उसके मुताबिक 2019 में ही यह एडमिशन हुआ था और एडमिशन के तहत अब वो जो छात्रा है वो 8वीं क्लास में चली गई है और अब प्रशासन जो है, स्कूल प्रबंधन है, उस पर फीस का दबाव कर रहा है। फीस के दबाव के तहत उसे बैठने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि वो छात्रा अब बीईओ के दरबार में पहुंची थी और कल पूरे दिन वहीं क्लास लगाकर बैठे पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही नजर हमारी पड़ी, इसके बाद प्रशासन भी सख्ते में आया और विधायक जो उस वक्त इलाके में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि इस छात्रा का एडमिशन कराया जाएगा, लेकिन 134 के तहत जो एडमिशन का सवाल था उस पर सबने चुप्पी साध ली और उसके तहत वो बात नहीं कर रहे थे, वो मानवता की बात कर रहे थे, जिससे साफ लग रहा है कि जो 134A जिसके तहत पहले बच्चों का एडमिशन हुआ था, आज बेशक से सरकार की ढुलमुल रवैया के कारण 134A के तहत एडमिशन नहीं हो रहे हैं बीपीएल परिवार के बच्चों का, लेकिन उस वक्त जिनके एडमिशन हुए हैं वो पुराने एडमिशन चले आ रहे हैं और उसमें भी अगर स्कूल प्रबंधन मनमानी करता है तो निश्चित तौर पे सवाल प्रशासन पे, प्रदेश सरकार पे खड़ा होता है, शिक्षा प्रणाली पे खड़ी होती है। और हैरानी की बात है कि इतना सख्ती होने के बावजूद एजुकेशन सिस्टम को पुख्ता करने की बात की जाती है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और इसके बावजूद भी लड़कियां, बेटियां जो शिक्षा से वंचित रह रही हैं और प्रशासन जो प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन है, मनमानी कर रहा है। आज भी मैंने इस संदर्भ में फॉलो अप लिया था, उनसे बात की थी तो वहां पता चला कि अभी भी उसका कोई निदान नहीं हुआ है और विधायक बिजी है। बिजी होने के बाद में उसके वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और जो प्रशासन के लोग हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि वो इस बात को एसडीएम के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाए हैं और इसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। नहीं सुशील, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बात की जाए, एडमिशन अगर होता भी है, अगर एडमिशन 134A के तहत होता है, मानवता के तहत होता है, वो हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो इस बच्ची की मानसिक स्थिति के ऊपर असर पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पे आपने सही कहा और देखिए यही सवाल सबके जेहन में है कि जो छात्रा, जो 8वीं की छात्रा डीपीएस स्कूल में पढ़ रही है, वहां जिस तरह से पढ़ाई चल रही है, पिछले 2 महीने से जुलाई से छात्रा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उसका परिवार जदोजहद कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसका एडमिशन हो जाए स्कूल में, पुनः दोबारा जाना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन करीब 2 महीने 3 महीने का वक्त हो गया और कंटिन्यू उसकी पढ़ाई लिखाई दोनों बाधित है, पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है और ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो इन प्राइवेट स्कूल के अधिकारियों प्रबंधन के सामने बौने साबित हो रहे हैं कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशील गुरुग्राम से बता रहे थे किस तरह से मनमानी निजी स्कूल के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित रहड़िया कॉलोनी के अंदर लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है और स्थानीयों का ये कहना है कि कुछ समय पहले ही गंदे पानी की समस्या से मुक्ति मिली थी, मगर फिर से अब वही हाल हो चुका है, जिसके कारण दिन पर दिन परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन समस्या का समाधान होता नजर नहीं आया है। पानी देखो, देसी दारू का रंग भी अच्छा दिखेगा, अपना इससे बेटर दिखेगा। एकदम ब्लैक कलर का पानी है। वैसे तो मोदी कह रहे कि स्वच्छ भारत अभियान है, ये स्वच्छ भारत अभियान देखो गटर का पानी कितने दिन से प्रॉब्लम है? ये करीब 1 हफ्ते से है। अच्छा, उसके बावजूद भी हमने मेंबर को कॉल करके कहा, मेंबर कह रहे मेरी सुनवाई आगे नहीं हो रही। आगे बात करेंगे, त्योहारों का सीजन है, मिठाइयों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और मिठाइयों की डिमांड को देखते हुए जहां पर मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं और मिलावटखोरी को रोकने को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। इसी सिलसिले में घरौडा के अंदर सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई की फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में सेहत के लिए हानिकारक मिठाई पकड़ी गई है। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है और इसी को लेकर फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए। पकड़ी गई मिठाइयों की गुणवत्ता सेहत के लिए घातक है और फैक्ट्री में तैयार की गई मिठाइयों को नष्ट कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
कंप्लेंट के आधार पर हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं और काफ़ी टब्स रसगुल्ले के मुझे आज भी दिखाई दिए, पिछली बार भी दिखाई दिए और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट थी? कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है इसमें मक्खियां हैं, ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियां हैं वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय करा दें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।